बाधाएं आती हैं आते घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। नमस्कार, मैं अखिलेश पांडे आप सभी दर्शकों का हमारे सजीव फोन इन कार्यक्रम डॉक्टर सी स्पीक में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, कोरोना से लड़ने के लिए और कोरोना के किसी भी वेरिएंट को हराने के लिए और अपनी विजय हासिल करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम सावधानियां बरतें, क्योंकि सावधानियां ही सुरक्षा हैं। और उन्हीं सावधानियों को मजबूती देने के लिए ज़रूरी है कि हम उचित जानकारी और एक्सपर्ट्स की सलाह को भी बखूबी मानें। इसी उद्देश्य के साथ डॉक्टर स्पीक का ये कार्यक्रम आज का ये अंक लेकर हाजिर हुआ है और आज हम कोरोना से बचने के लिए क्या क्या सावधानियां ज़रूरी हैं इस विषय पर अपने एक्सपर्ट से आपको राय दिलाएंगे। और इसके लिए आप हमसे भी जुड़ सकते हैं और अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हमारे फ़ोन नंबर्स के ज़रिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0522401598, 0522220575 इन दोनों नंबर्स के ज़रिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। और आइए अब आपका परिचय कराते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट्स से। हमारे साथ पहले एक्सपर्ट्स के रूप में जो जुड़े हुए हैं प्रोफेसर दिलीप सोनकर, नेशनल होम्योपैथिक कॉलेज लखनऊ। और इसके साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर कीर्तिमान सिंह, कार्डियोलॉजिस्ट। नमस्कार सर, आप दोनों का स्वागत है डॉक्टर से स्पीक कार्यक्रम में। नमस्कार। सबसे पहले हम डॉक्टर दिलीप सोनकर जी के पास चलते हैं। चूँकि आप प्रोफेसर भी हैं, एक शिक्षक के रूप में भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं, तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि कोरोना की तीसरी लहर के आने की बात कही जा रही है, तो क्या ऐसे में ये कहा जाए कि कोरोना की दूसरी लहर ख़त्म हो चुकी है? नहीं, निश्चित तौर पर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आमंत्रित किया है। जैसा कि मैं नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हूँ और अभी तक ये देखा जा रहा है कि जो सेकेंड वेव थी आपकी जो कोरोना की, वो अभी तक समाप्त नहीं हुई है। जैसा का इसका पीक पॉइंट जो था वो 6 अप्रैल से 30 मई तक था, लेकिन वर्तमान में भी अभी कुछ केसेज हैं। जैसा कि परसों का जो आंकड़ा जो बताया जा रहा है, दिखाया गया है, उसमें भी अभी 60-62 केसेज हैं। तो हम ऐसा कह नहीं सकते हैं कि पूर्ण रूप से सेकेंड लहर जो है वो समाप्त हो चुकी है, अभी भी उसके केसेज हैं। ओके, डॉक्टर कीर्तिमान सिंह सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि वैक्सीनेशन जो लोग करा ले रहे हैं, क्या वैक्सीनेशन का ये असर कोरोना के जो नए वेरिएंट्स आ रहे हैं उन पर भी कोई प्रभाव पड़ेगा और उससे जीतने में सफलता मिलेगी? देखिए, वैक्सीनें अभी जो अवेलेबल हैं वैक्सीन्स, वो कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक है। और अभी तक जो एफिकेसी, पुराने वेरिएंट्स की जो एफिकेसी के बारे में डेटा आया है वो करीब करीब 90% है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों का। नया वेरिएंट जो डेल्टा वेरिएंट आया है, अभी इसके बारे में अभी श्योरिटी नहीं है, लेकिन जो अवेलेबल डेटा है वो ये बताता है कि 60% ये इफेक्टिव है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड जो दोनों अवेलेबल हैं। और स्पुतनिक की जो एफिकेसी है वो करीब करीब 90% है, वो कारगर है इसको रोकने के लिए जी। तो अभी तक तो यही है। आगे कौन कौन से वेरिएंट आगे आएंगे या कुछ आने वाले वेरिएंट में क्या म्यूटेशन होगा, उसकी जानकारी नहीं। ओके, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो 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 हेलो। नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ, बाराबंकी से। जी सर, अपना प्रश्न पूछें। सर मेरा प्रश्न ये है कि जो सबसे जब हम लोग पहले सावधानी बरतते थे, मुंह में मास्क होता था, 2 गज की दूरी होती थी, बराबर हाथ धोना होता था, सार्वजनिक स्थान पे नहीं जाते थे, मोटरसाइकिल चलाते, सिंगल चलाते, दूसरे को नहीं बैठाते थे, और मेला और भीड़ भड़क्का से बचते थे, बाजार से बचते थे। इसके अलावा हमें और कोई सावधानी बरतनी तीसरी लहर से बचने के लिए? प्रोफेसर दिलीप सोनकर जी जी, इनका कहना है कि ये सारी सावधानी तो बरत रहे हैं, क्या उसके अलावा विशेष रूप से कोई सावधानी बरती जानी चाहिए? निश्चित तौर पर देखिए, इसमें जैसा कि हमारे जो रिसर्च हमारी ICMR में, और जो हमारी जो रिसर्च हमारी जो यूनिट है केंद्रीय होम्योपैथिक परिषद की जो है CCRH की, उनका ये कहना है कि सोशल डिस्टेंसिंग कंपलसरी है। ठीक है, आप सैनिटाइजेशन करें, हाथ को हमेशा साबुन से धुलते रहें, मास्क लगाएं, यही इसका सबसे प्रिवेंटिव जो मेजर है।
हमें इससे अगर सावधानी बरते तो निश्चित तौर पर हम इस कोरोना से बच सकते हैं। सर, होम्योपैथी की बात कर रहे हैं, तो क्या होम्योपैथी में भी कोई विशेष इलाज करने की कोशिश की जा रही है इस कोरोना की? निश्चित तौर पर मैं दम दावे के साथ कह सकता हूं कि अभी कोरोना काल में कम से कम हमारे यहाँ से 8-10 हजार लोगों को दवा डिस्ट्रीब्यूट की गई थी, जिसमें हम लोग समय समय पर उसका हम लोग मॉनिटरिंग भी करते रहते थे। जी। तो लगभग उसमें जो भी पेशेंट को हमने दवा डिस्ट्रीब्यूट किया था प्रिवेंटिव मेजर के लिए, लगभग लोगों ने बताया कि नहीं साहब मुझे इसका जो इफेक्ट नहीं होने पाया, मैं जो है सेफ हूँ। तो हमारे यहाँ इसकी दवाइयाँ बहुत अच्छी हैं, प्रिवेंटिव भी है। अगर इन केस अगर कोविड हो भी जा रहा है तो हमारे यहाँ लक्षण के अनुसार दवा दी जाती है और ऑलमोस्ट पेशेंट ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर कीर्तिमान सिंह सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कोरोना होने के बाद यानी कि पोस्ट कोविड जो सिचुएशन होती है उसमें किसी भी व्यक्ति को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? सबसे पहली सावधानी तो ये कि पोस्ट कोविड एक अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर ले लें, क्योंकि कोविड कॉम्प्लिकेशंस अलग अलग फॉर्म्स में होते हैं। कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, लंग्स में यानी फेफड़ों में कोई संक्रमण हो सकता है, बेचैनी, घबराहट, चिड़चिड़ापन, ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्व हुए हैं पोस्ट कोविड में। पोस्ट कोविड में कुछ लोगों को कोविड हुआ था, कुछ को मॉडरेट हुआ था, कुछ को सीवियर हुआ था। कई लोगों ने उस समय जांचें कराई, कुछ ने तो रूटीन इन्वेस्टिगेशन में करूँगा एक बार चिकित्सक से मिलकर अपने रूटीन इन्वेस्टिगेशन जो किडनी फंक्शन टेस्ट है, लिवर फंक्शन टेस्ट है, एक्सरे टेस्ट है, ये सारे रूटीन इन्वेस्टिगेशन करा ले, क्योंकि पोस्ट कोविड में कई लोगों के शुगर बढ़े हुए आ रहे हैं। जो लोग नॉन डायबिटिक थे वो डायबिटिक चुके हैं, कुछ लोग जो प्री डायबिटीज में थे उनको भी डायबिटीज डेवलप हुई है, कुछ का कोलेस्ट्रॉल डिरेंज हुआ है। ये सारा एक रूटीन इन्वेस्टिगेशन में जरूर एडवाइस करूंगा। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन वो आपके चिकित्सक आपको बताएंगे कि विशेष आवश्यकता है किसी चीज की, तो फिर वो आपको एडवाइस करेंगे, बट एक बार चिकित्सक से परामर्श जरूर लें। जी सर, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो जी मैम, नमस्कार, स्वागत है। आप अपना नाम बताएं और प्रश्न पूछें। हेलो हेलो, आपको आवाज आ रही है मैम? मैं डॉक्टर साहब से ये जानना चाहती हूँ जी कि 2 महीने पहले हमें कोरोना हुआ था। कोरोना के बाद डॉक्टर ने हमें ब्लड थिनर के लिए मेडिसिन दी थी, हमने वो मेडिसिन इस्तेमाल की, लेकिन आज में हमारे ब्लड क्लॉटिंग हो गई है। डॉक्टर का कहना यह है कि आपने ब्लड थिनर यूज किया है, इस वजह से हुई है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ इसका क्या यही कारण हो सकता है या कोई और कारण? डॉक्टर कीर्तिमान सिंह, मुझे इनका प्रश्न शुरुआत का हिस्सा मुझे समझ में नहीं आया, अगर आप रिपीट कर सकें कि क्या उन्होंने बोला, क्योंकि आवाज बहुत धीमी थी। सर इन्होंने ब्लड थिनर्स से यूज रिलेटेड किया क्वेश्चन है पूछा इन्होंने, ऐसा है कि कोरोना इनको हुआ था, इतना मुझे समझ में आया। और आगे का प्रॉब्लम इनको बता रहे हैं कि शायद क्लॉटिंग वगैरह कुछ हुआ है। जी, ब्लड क्लॉटिंग की समस्या इन्हें हो रही है, 6 महीने पहले इन्हें कोरोना हुआ था। ओके, देखिए क्लॉटिंग कई कारणों से होना ही उसका एक कारण नहीं है। कुछ पेशेंट्स जो होते हैं उनमें प्री डिस्पोजिशन होते हैं, ब्रेन स्ट्रोक्स होते हैं, कोरोना के पहले भी थे, तो कारण जो हाइपर कोएगुलेबिलिटी होती है, यानी कि खून का जाना, थक्के का बन जाना और उसका जाके नसों में अटक जाना, इसी वजह से हार्ट अटैक होता है। अगर वो हार्ट की नसों में जाता है, अगर स्ट्रोक होता है, अगर ब्रेन की नसों में जाता है, तो वो ही सारे हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि उसका कारण कोई कोरोना हो। और कोई भी जो आपने यूज किया है ब्लड थिनर, उसकी एफिकेसी 100% भी हर की नहीं है। वो कितनी मात्रा में दिया गया है, कितने समय दिया गया है और चालू गया है, सारी चीज पे डिपेंड करती हैं। तो मेरा सजेशन यही है कि एक बार आप कार्डियोलॉजिस्ट, जो आपके लोकल कार्डियोलॉजिस्ट, आप एक बार उनसे संपर्क करें और उनसे इस चीज को समझे, ऐसा। ठीक है सर। प्रोफेसर दिलीप सोनकर जी, सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर किसी व्यक्ति ने वैक्सीनेशन लगवाया, वैक्सीनेशन कराने के बाद भी उसे कोरोना हो गया, तो उसे कितने समय के बाद दूसरी डोज लेनी चाहिए और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? क्योंकि जैसा कि हमारे जो हमारी जो है ICMR का जो रिकमेंडेशन है, या हमारे जो मेडिकल रिसर्चेज हैं, उनका ये कहना है कि अगर
आपने कोविड वैक्सीन ले लिया है, उसके बाद भी आप अगर कोरोना से सफर रहे हैं तो आप 3 महीने बाद जो है पुनः वैक्सीनेशन करा सकते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं कि केवल वैक्सीनेशन के आधार पर ही फुली डिपेंड रहे हैं, हमें प्रिकॉशन तो अल्टीमेटली लेना ही पड़ेगा, हमें सावधानी तो बरतनी ही पड़ेगी, तभी हम जो है कोरोना से बच सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं। जी सर, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो 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 जी नमस्कार सर, हेलो जी, अपना नाम बताएं, प्रश्न पूछें। राम नगीना सोनकर बोल रहा हूँ सर। जी प्रश्न पूछें सर। राम नगीना सोनकर बोल रहा हूँ सर। जी 8 जुलाई को हमने कोवैक्सीन लगवाए है, जी तो उधर तो ठीक रहा, लेकिन अब हल्का फुल्का सर्दी जुकाम और कुछ हरारत लग रहा है। हाँ, तो क्या वैक्सीन लगवाने से क्या कोरोना पूर्ण रूप से बच सकते हैं कि नहीं? जी डॉक्टर दिलीप सोनकर जी। निश्चित तौर पर अगर हम कोरोना का वैक्सीन दोनों डोज जो, जैसा कि जो हमारे जो एक्सपर्ट, जो मेडिकल एक्सपर्ट है, उनका जो इंस्ट्रक्शन है, अगर हम वैक्सीन लगवा लेते हैं दोनों डोज तो अल्टीमेटली हम सुरक्षित रख, लेकिन 100% उससे हमें नहीं कह सकते कि हमने वैक्सीन लगवाया तो मैं 100% सुरक्षित रहूंगा। इसके लिए हमें प्रिकॉशन लेना ही लेना होगा, तो आप प्रिकॉशन लीजिए, आप स्वस्थ रहेंगे। मतलब यूँ कहें कि एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में हमारे साथ वो काम कर रहा है, लेकिन वो एक ऐसी अमृत के रूप में नहीं है जो हमें अमृत दे दे। सावधानी तो मुझे बरतना ही पड़ेगा, हम सभी को सावधानी तो बरतनी ही पड़ेगी। बिल्कुल, सावधानी हटी दुर्घटना घटी कही भी जाती है सर। निश्चित तौर पर, निश्चित, जो कहावत कही गई वो सही कही गई है। अल्टीमेटली मुझे जो भी प्रिकॉशन है, मीजर है, मास्क लगाना है, सैनिटाइजर है, हाथों को धोना है, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो, तभी हम पूर्ण रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर कीर्तिमान सिंह सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि वैक्सीनेशन कराने के बाद कई लोगों में ये समस्या आ रही है कि कभी तनाव हो रहा है, कभी सर दर्द है, बदन दर्द है, या फिर शरीर में कमज़ोरी महसूस हो रही है, तो ऐसी परिस्थिति में उसे क्या करना चाहिए? देखिए, ये अक्सर देखा जा रहा है कि पोस्ट कोविड जो लोग हैं उनके अंदर तनाव, चिड़चिड़ापन या जो घबराहट के सिम्टम्स हैं वो देखे जा रहे हैं। इसमें ये लेकिन ट्रांजिएंट सिम्टम्स हैं, ये पूरी तरह से रिकवर हो जाते हैं ज़्यादातर लोगों में। 95% पेशेंट्स में देखा जा रहा है कि ज़्यादातर में किसी में जो है इसका जो ड्यूरेशन है वो लंबा है, यानी कि किसी को 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना तक, 2 महीने तक भी ऐसा सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों में ये विदिन 1 मंथ और 2 मंथ्स ये सबसाइड हो जा रहे हैं, और पूरी तरीके से इसको सबसाइड होने में कम से कम 1 महीने का समय जो है लगता है करीब। डॉक्टर दिलीप सोनकर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि होम्योपैथिक में क्या ऐसी भी कोई विधि या दवा है कि जिससे तनाव से या फिर ये अवसादग्रस्त जो लोग हो जाते हैं उनका कुछ इलाज किया जा सकता है? 100% हमारे यहाँ इसका इलाज है। जैसा कि पता है कि कोरोना को लेकर के बहुत लोग जो कॉन्शियस हैं, बहुत सारी एंजाइटी क्रिएट हो जा रही है उनके माइंड में। अगर उनके घर परिवार में कोई एक व्यक्ति अगर बीमार पड़ जा रहा है तो उनके माइंड में एक ये हो जाता है कि कहीं ऐसा नहीं कि मैं भी बीमार पड़ जाऊं, मुझे भी कुछ ना हो जाए। तो ऐसे जो है, जब भी हम एंजाइटी ग्रसित होंगे, अगर हमें किसी भी तरह का फियर पैदा होगा तो हमारी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, और जब हमारी इम्यूनिटी डाउन होगी तो निश्चित तौर पर जो भी वायरस है उसका जो इन्वेजन बहुत ज़्यादा होगा, उसका हमारे बॉडी पर बहुत साइड इफेक्ट होगा, बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे स्थिति में हमारी होम्योपैथिक में बहुत सारी अच्छी दवाइयाँ हैं, ठीक है, कॉमन दवाइयाँ 4-5 दवाइयाँ हैं। अगर हम उसको लें तो 100% हम जो है अवसाद से बच सकते हैं, एंजाइटी से बच सकते हैं और फियर से बच सकते हैं। जैसे हमारी पैथी के जो CCRH है, जो हमारी रिसर्च विंग है, उन्होंने आर्सेनिक को रिकमेंड किया है। हमारे OPD में कम से कम पर डे 100-150 ऐसे पेशेंट आते हैं जो कोविड पास आउट हो चुके हैं, उनको एक बार कोविड हो चुका, फिर भी उनको ये शंका बनी रहती है कि साहब ऐसा क्या, फिर मैं दोबारा भी बीमार पड़ जाऊंगा क्या, मुझे ऐसी हो जाएगी क्या। अगर सिंपली थोड़ी सी भी सर्दी जुकाम है तो लोग कॉशियस हो जा रहे हैं कि अब लगता है मुझे दोबारा कोरोना हो गया। तो इसमें कहीं कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। अगर हम सावधानी पूर्वक, और हमारे यहाँ होम्योपैथिक दवाई जैसे आर्सेनिक है, एकोनाइट है, अगर इस दवा को हम लेते रहें तो मुझे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होने पाएगी जी। जहाँ तक अवसाद की बात है तो अवसाद में हमारे बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। हमारे होम्योपैथिक में लक्षण के अनुसार दवा दी जाती है, लेकिन हमारी इग्नेशिया है, नेट्राम्यूर है, पैसिफ्लोरा है, अगर इस दवा को हम लें तो हमारे हद तक अवसाद हमारे जो है वो सही हो सकते हैं जी। डॉक्टर कीर्तिमान सिंह सर, हम आपसे जानना चाहेंगे
कि अगर कोई व्यक्ति जो पोस्ट कोविड व्यक्ति है उसकी पल्स रेट में जो बढ़ना होता है या घटना होता है, उसकी समस्या का समाधान क्या हो सकता है? देखिए, सबसे कॉमन जो चीज़ देखी जा रही है वो पोस्ट कोविड टैकीकार्डिया, यानी कि पोस्ट कोविड जो पेशेंट्स हैं उनमें पल्स रेट का बहुत बढ़ जाना है। ये पल्स रेट बैठे बैठे भी बढ़ जाता है लोगों का, या फिर जरा सा काम करने में, अगर वो काम करते हैं, चलते हैं, उठते हैं, तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन उस पल्स रेट में देखने को मिलता है। और पेशा कि मेरा जो धड़कन है वो अचानक से बढ़ जाती है, फिर अचानक कम हो जाती है। ऐसी कंडीशन में मैं सबको रेकमेंड करता हूँ कि एक ईसीजी और एक होता है उसको ज़रूर करा लें पोस्ट कोविड, जिससे हमको ये मदद मिलती है कि कोविड का असर हार्ट के ऊपर कितना है, क्योंकि ये कॉमन प्रॉब्लम है। तो ये अगर कोविड का असर हार्ट के ऊपर नहीं है, कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं हुई है ड्यूरिंग कोविड, तो ये अपने आप धीरे धीरे करके सही हो जाता है, देनी पड़ती है इसमें, और वो दवाइयों से 1-1.5 महीने में इसको बिल्कुल पल्स रेट सही हो जाता है। लेकिन अगर घबराने की जरूरत नहीं प्रॉब्लम हुई है जी, घबराने की जरूरत नहीं है। नहीं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। घबराने के तो किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं निकलता, घबरा के कोई कुछ कर भी नहीं लेगा। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, हर चीज़ का सॉल्यूशन है। तो उसको बट डायग्नोसिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आप सही समय पे सही चीज़ को डायग्नोस कर लेते तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ये। डॉक्टर दिलीप सोनकर जी सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि चूँकि आप हेलो डॉक्टर डेस्क पर भी काम कर रहे हैं, तो उस दौरान आपको क्या क्या चीज़ें पूछते हैं लोग और कौन कौन सी समस्याएं आती हैं लोगों की समस्याओं का समाधान करने में? निश्चित तौर पर डे लगभग हम लोग 2 महीनों से हेलो डॉक्टर से जुड़े हुए हैं और हमारे यहाँ 24 आवर इसमें सर्विस दी जा रही है। मेरा भी मॉर्निंग आवर का शिफ्ट है, 8 बजे से 2 बजे तक। मैं अपने जॉब के साथ, अपनी ड्यूटी के साथ साथ मैं हेलो डॉक्टर का भी जो है ड्यूटी का निर्वहन कर रहा हूँ। उसमें अल्टीमेटली जो माइल्ड केसेज भी हैं उसमें भी इतनी इन लोगों की सीवियरिटी, इतना उन लोगों को भय व्याप्त हो जा रहा है, इतने परेशान हो जा रहे हैं कि साहब जो है अब मुझे तो अब कोरोना हो जाएगा, कोरोना परिवार में को किसी को हुआ, साहब मुझे कोरोना हो गया, मैं घर में इतनी दवाई ला के रखा हूँ, मैं ये दवा खा लूँ, मैं वो दवा खा लूँ। तो इसमें जो है माइल्ड केस में बहुत ज़्यादा लोग परेशान जा रहे हैं। इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और जो केसेज जो भी फ़ोन मुझे आ रहे हैं, बस साहब मैं दवा रखा हूँ, ला के दवा रखे, बिना किसी डॉक्टर के किसी एडवाइस का दवा घर में ला करके लोग रखे हैं, ओवर मेडिकेशन कर रहे हैं, उसकी वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन पैदा हो रहे हैं। तो मेरा आपके माध्यम से व्यक्तिगत लोगों को ये सुझाव है कि इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। मैं ये भी समझाता हूँ कि घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कहीं कोई माइन्यूट कॉम्प्लिकेशन आ रहा है तो आप अपने नजदीक के जो जितने भी डॉक्टर्स हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी डॉक्टर हो, ऐसे भी गवर्नमेंट ने तो बहुत सुविधा दे रखी है। हमारे तो वहाँ हमारे नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में तो ऑलमोस्ट पर डे लगभग 700-800 पेशेंट आते हैं। सब लोगों को हम जो है निस्वार्थ 1 रुपए के पर्ची पे दवा दे रहा है, सब पेशेंट ठीक हो रहे हैं। तो इसमें मेरा व्यक्तिगत सुझाव है कि इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। माइल्ड केस में भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप जो है प्रिकॉशन लीजिए, जो भी गाइडलाइन है गवर्नमेंट का, चाहे हमारे जो मेडिकल साइंस के जो हमारे एक्सपर्ट है, साइंटिस्ट है, उनके अनुसार अगर हम फॉलो करें तो हम स्वस्थ रह सकते हैं, हमें कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आए। सर, कहा जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है और कुछ हद तक उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। जिस तरीके से कोरोना की केसेस अभी कम हुए हैं, लेकिन उसको देखते हुए लोगों ने मार्केट में जाना शुरू कर दिया है, भीड़ भाड़ वाले स्थान पर जाना शुरू कर दिया है। और उसके साथ साथ अभी आपने जो बात कही है कि कोरोना के जो भी नियमावली दी गई है या अभी जो भी प्रिकॉशंस लेने की बात कही जा रही है, उससे लोग बच रहे हैं। लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग तो बहुत दूर की बात है, अपने हाथों को न तो बराबर धो रहे हैं न तो उन्हें सैनिटाइज कर रहे हैं। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से ये कोरोना की तीसरी लहर और घातक होगी? निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि हम इससे जो है 100% बच सकते हैं। हमें सावधानी बरतने की जरूरत है। जो भी समय समय पर इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं हमारे जो है मेडिकल साइंस के एक्सपर्ट के अनुसार, तो हम इससे 100% बच सकते हैं अगर हम सावधानी बरतें। तो जैसा कि इंस्ट्रक्शन दिया गया कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें। अभी भी देखा जा रहा है कि मार्केट में लोग ऐसे घूम रहे हैं, बिना मास्क का घूम रहे हैं। तो भाई इंस्ट्रक्शन है भारत सरकार का कि जो इसके जो वेरिएंट है, इससे बचने के लिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना है, समय समय पर हमको सैनिटाइजेशन करना है, हाथों को धोना है, जो भी खाद्य सामग्री जो हम खाना खाते हैं वो साफ सुथरा होना चाहिए। कहीं अगर हम भीड़ भाड़ इलाके से जा रहे हैं तो आकर के तुरंत अपने कपड़े को बदलिए, अपने हाथ को धुलिए अच्छे से, सावधानी पर ताजे खाने का जो भी खाना आपको लेना ताजा लीजिए, शुद्ध सात्विक भोजन लीजिए, जिससे कि हम जो है इस जो है कोरोना से हम बच सकते हैं। अगर हम प्रिकॉशन लेते हैं तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि हम इससे जो 100% बच सकते हैं। जैसा कि समय समय से गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन भी आता रहा, हम सभी जानते हैं
कि क्वारंटाइन करने की व्यवस्था दी गई थी कि आप 14 कर कहीं बाहर से आ रहे हैं तो आप 14 दिन क्वारंटाइन। इसका पर्पज यही था कि अगर हम 14 दिन क्वारंटाइन रहते हैं तो चूंकि इस वायरस का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 1 से 14 दिन ही है। अगर 14 दिन हम बचे रहेंगे तो हम अपने अपने इन्फेक्शन को हम दूसरे में नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसलिए हम जो है सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें, अपने समय समय से अपने हाथों को धोते थे, अगर बाहर जा रहे हैं तो सैनिटाइज करें अपने को, हाथ को जो है साबुन से अच्छे से धोना, मास्क लगाएं, तो हम 100% बच सकते हैं। जी, डॉक्टर कीर्तिमान सिंह सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कोरोना के पेशेंट्स जो हो रहे हैं या उन व्यक्तियों को जिन्हें कोरोना हो रहा है, यदि वो पहले कभी हार्ट अटैक के पेशेंट रहे हो या एक आध बार उन्हें हार्ट अटैक भी आया हो, और कोरोना के बाद क्या उन्हें हार्ट अटैक के केसेस बढ़ने के चांसेस हैं ऐसी परिस्थिति में? हाँ, देखिए, एक थ्योरी ये थी कि इसमें जो है हाइपर कोगुलेबिलिटी स्टेट डेवलप होती है, इसीलिए इसमें ब्लड थिनर्स का जो यूज़ है वो किया जाता है। और कई ऐसे केसेस हुए हैं जिनमें कि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन के रूप में हार्ट अटैक हम लोगों ने देखा है। और नए केसेस जो इवन यंग पेशेंट्स में 25 साल 28 साल 30 साल के भी लड़के जो है उनको भी इस तरह के केसेस जो है हमने देखे हैं कि पोस्ट कोविड जो है MI यानी कि मायोकार्डियल इंफार्क्शन या हार्ट अटैक कॉमन भाषा में बोलें तो वो हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि डेफिनेटली इसकी वजह से अगर खून जमने प्रवृत्ति है वो बढ़ती है शरीर के अंदर, तो ब्रेन स्ट्रोक होने का खतरा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने का खतरा या हार्ट अटैक होने का खतरा बढ़ जाता है। और हम लोगों का एक गाइडलाइन है जिसके बेसिस पे हम लोग ब्लड थिनर्स का यूज़ करते हैं। ये डिपेंड करता है कि पेशेंट को किस सीवियरिटी का कोविड हुआ था, उसको क्या बीमारियां पहले से हैं और उसको उसके टेस्ट में क्या नॉर्मल। तो ऐसा 5-6 जो पॉइंट्स हैं इनको हम लोग काउंट करके और उसके बेसिस पे ये डिसाइड करते हैं कि उसको ब्लड थिनर देना है या नहीं देना है, और देना है तो कितनी डोज में देना और कितने समय तक चलाना है। तो जिन लोगों को हम लोगों ने इस क्राइटेरिया में फिट पाया उनको हम लोगों ने ब्लड थिनर्स दिए और वो टोटली सेफ हैं। तो ऐसे में मैं इसीलिए मेरा पहला जो मैंने क्वेश्चन आपने पूछा था उसमें भी मैंने कहा था कि पोस्ट कोविड एक बार चेकअप आपका बहुत ज़रूरी है, चाहे वो माइल्ड हो, मॉडरेट हो, सीवियर हो। आपको लगता है कि आपने कभी CT स्कैन नहीं कराया, स्कोरिंग जब आप कराते हैं तो पता चल रहा है स्कोरिंग 15/25 थी। तो ये सारी चीज़ें जो है खुद से डिसाइड ना करें, अपने एक बार जरूर अपने चिकित्सक से मिल लें और उसको अपनी सारी चीज़ें कि मुझे इतने दिन फीवर आया, मुझे नहीं लगा, मुझे रेमडेसिविर का जरूरत पड़ा नहीं पड़ा, माइल्ड कोविड था, मैं घर में रह के ठीक हो गया, सैचुरेशन कितना फॉल हुआ, इन्वेस्टिगेशंस कराए हो तो सारे इन्वेस्टिगेशन जा करके दिखाएं। एक बार जरूर सलाह ले लें कि सीवियरिटी का कोविड, क्योंकि इस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। सर, हम डॉक्टर दिलीप सोनकर जी से जानना चाहेंगे कि जब अभी सर ने बात की है रेमडेसिविर की, उसके अलावा कई सारी ऐसी दवाएं रही हैं जिसको लोगों ने घर में इकट्ठा करने की कोशिश की और ओवर डोजेस के कारण ब्लैक फंगस भी आया। इसके बारे में आपका क्या कहना है? निश्चित तौर पर जहाँ म्यूकोमाइकोसिस की बात कर रहे हैं तो ये निश्चित तौर पे मेडिकेशन, ओवर मेडिकेशन के कारण से, या जो ऑक्सीजन हम दे रहे थे, तो जैसा कि पता है कि जब हम ऑक्सीजन देते हैं, जब हम मास्क लगाते हैं तो ऑक्सीजन लेने में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन लेने में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने में बहुत सारे मॉइस्चर बनते हैं, और मॉइस्चर के कारण से अगर हम उसको प्रॉपर तरह से क्लीनिंग नहीं करेंगे तो वहाँ फंगस का फॉर्मेशन होगा, और वह फंगस अल्टीमेटली हमारे ब्रेन में जा सकता है, हमारे लंग्स में जाएगा, और लंग्स में जाएगा तो जो मेरी एल्वेलाई होती है उसको डैमेज करता है, और जब डैमेज करेगा तो वहाँ पैचेज बनेगा। पैचेज बनने से हमें प्रॉपर मात्रा में जितना हमें ऑक्सीजन इनहेल करना चाहिए हम उतने मात्रा में ऑक्सीजन इनहेल नहीं करते हैं, धीरे धीरे वहाँ कैविटेशन होना शुरू हो जाता है और उसके कॉम्प्लिकेशन और बढ़ते जाते हैं, जिससे कि रिस्पायरेशन की जो है कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं। तो उसमें हमारी होम्योपैथी दवाइयाँ बहुत ही सुरक्षित हैं और बहुत ही कारगर हैं। अगर ब्लैक फंगस की बात कर रहे हैं तभी तक हमारे कॉलेज में बहुत सारे अभी केसेज आ रहे हैं सब, उसमें हमारे यहाँ दवाइयाँ सल्फर है, ग्रेफाइटिस है, आर्सेनिक है, ठीक है, मेजेरियम है, हाइड्रोकोटाइल है, थूजा है, इससे बहुत सारे केसेज को हम लोग जो है ठीक कर रहे हैं। जैसा कि नहीं कि अच्छी बात नहीं है कि पहली बार ये ब्लैक फंगस की बात आ रही है, फंगल डिजीज तो बहुत सारे सदियों से फंगल डिजीज हमारे यहाँ है,
लेकिन यह कि बिल्कुल। अभी इसकी सीवियरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इसलिए ज़्यादा लोग जो है पैनिक होते जा रहे हैं। तो पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप किसी योग्य चिकित्सक है, हमारे होम्योपैथिक जो भी रजिस्टर्ड चिकित्सक हैं, उनसे आप परामर्श लीजिए, आप नियर बाई में या हमारे नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में निःशुल्क हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं और लगभग जी। ऑलमोस्ट पेशेंट उससे ठीक हो जा रहे हैं। तो होम्योपैथिक में इसकी सुरक्षित दवाएँ हैं। जी सर, आप दोनों हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चूंकि समय इशारा कर रहा है कि हम अपने प्रोग्राम को यहीं पर वाइंड अप करें, इसलिए आप सभी दर्शकों से हमारे साथ आज जुड़े हुए थे जो एक्सपर्ट्स के रूप में, वो प्रोफेसर दिलीप सोनकर और डॉक्टर कीर्तिमान सिंह। सर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस शो में शामिल होने के लिए। और आप सभी नमस्कार, दर्शकों से धन्यवाद। मेरा निवेदन है कि आप सभी नियमित रूप से मास्क लगाएं जब भी आपको कहीं भी बाहर जाना हो। उसके साथ साथ भीड़ भाड़ वाले स्थानों से बचें और 2 गज की दूरी का पालन ज़रूर करें। और याद रखें, समय समय पर अपने हाथ को बराबर धोते रहें और जब भी ज़रूरी हो तो सैनिटाइज भी करते रहें। आँखों को छूने से पहले, मुंह को छूने से पहले हाथों की सफाई बहुत ज़रूरी है। याद रखिए, सावधानी ही सुरक्षा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अखिलेश पांडे डॉक्टर स्पीक के आज के इस कार्यक्रम से विदा लेता हूं। अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। नमस्कार। थैंक यू।